मैंने आपको पिछले वीडियो में मोशन का डेफिनेशन लिखवाया था। मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें जो ये शब्द यूज़ हुआ था पोजीशन, इस पोजीशन को हम इस वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन डिफाइन करनी हो तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। वो रेफरेंस पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं? टू डिफाइन पोजीशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन डिफाइन करनी होगी तो हमें ये एक रेफरेंस पॉइंट या तो कोऑर्डिनेट्स या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे बोलते होंगे कि मेरे स्कूल की जो दूरी है घर से वो 5 किलोमीटर है। तो क्या बोल रहे हो कि आपकी जो स्कूल की दूरी है घर से, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, आपके जो स्कूल की जो दूरी है घर से वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो इसमें? आप पोजीशन बता रहे हो किसकी? स्कूल की। किसके रिस्पेक्ट में? घर के रिस्पेक्ट में, होम के रिस्पेक्ट में, जो कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपने क्या लिया? ये जो घर हो जाएगा वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, और स्कूल क्या हो गया इस केस में? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि स्कूल की पोजीशन डिफाइन कर रहे हो आप घर से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जनरली हम बोलते हैं कि बस स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब, तो इसमें क्या बोल रहे हैं आप लोग कि जो बस स्टॉप है वो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी है। तो इसमें ये रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा? आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और बस क्या होगी? एक प्रकार से ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसको भी पढ़ेंगे कब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे, कब हम ऑब्जेक्ट को मोशन में है तब कब बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर दूरी बतानी हो तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा कि इसकी ए की दूरी बी से इतनी है। तो इसीलिए फिजिक्स में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो हमें रेफरेंस पॉइंट या कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करना होता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है वो 2 प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 में फोकस करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगी। मतलब जब भी कोई कोऑर्डिनेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो कैसे डिफाइन होगा, तो उसको डिफाइन करेंगे हम एक एक्स एक्सिस, एक करेंगे वाई एक्सिस और एक करेंगे हम जेड एक्सिस की फॉर्म पे हम किसी भी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। और ये दिखता कैसे, जैसे मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका था, वेक्टर में आपके पास कोई एक्स एक्सिस होगा, कोई वाई एक्सिस होगा और कोई एक जेड एक्सिस होगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था वेक्टर में कि इधर क्या होता है आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप और यहाँ क्या होता है के कैप। और इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है, ये सारी की सारी जो एक्सिस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सिमिलरली वाई एक्सिस एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है, मतलब सब की सब एक दूसरे के 90 डिग्री में हैं। तो ऐसे एक्सिस को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें जो ये पॉइंट होता है, इसमें अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, और इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ जो मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा था वो इसी ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर देते हो कहीं पर भी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे ही नापी जाएगी। आई होप आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया होगा। और इसमें यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बतानी है इसमें, तो आप जैसे इसमें कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, तो वो उसको कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एंड वाई जेड कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन आएगा, क्योंकि इसका जो यूज़ है सर्कुलर मोशन में ही है। तो अब हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, कभी भी हमें किसी की पोजीशन डिफाइन करनी है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम करते हैं उसकी पोजीशन एक आर क्या है, रेडियस, और दूसरा करते हैं थीटा की फॉर्म पे एंगल। इन दो की फॉर्म पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें यूनिट क्या पाते हैं, आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर। ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोई एक्स एक्सिस नहीं होती है, वाई एक्सिस नहीं होती है, जेड एक्सिस नहीं होती। इसमें पोजीशन किस फॉर्म पे बतानी होती है, आर कैप और थीटा कैप की फॉर्म पे बतानी होती है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन को इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें 2 डायमेंशनल में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ही यूज़ हो रहा है। तो ये ऐसा होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी कोई भी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो हमें क्या एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दूरी बतानी है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई के हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आते हैं इस वाले केस में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको किसी भी पॉइंट की
पोजीशन बतानी है तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, उसका रेडियस बताना पड़ेगा और उसका एंगल बताना पड़ेगा। एक्स एक्स इधर से एंगल कितना है, और इसका यूनिट कैप क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है और थीटा यूनिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है। तो ये बेसिकली सर्कुलर मोशन में इसका यूज़ होता है। तो आर एंड थीटा की फॉर्म पे भी आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है तो आपको ये रेडियस बताना पड़ेगा और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है वो बताना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट का पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ आ गए होंगे और आपके सिलेबस में मोस्टली यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपको पढ़ने हैं। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पहले देखेंगे हम, अभी तक हम पोजीशन वेक्टर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही देखेंगे। रेक्टेंगुलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये मेरे पास होगी वाई एक्सिस, ये होगी मेरे पास एक्स एक्सिस। अब मुझे कोई एक पॉइंट बता दिया गया है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा, अब हम वेक्टर पॉइंट करेंगे इसको ओ से यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट में। तो इसकी, जैसे मैंने बताया था पहले वेक्टर चैप्टर में, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ले लेते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के और कैसे लिखेंगे हम, 4i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, 4i कैप प्लस 2j कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने यूनिट बढ़ रहे हैं, 4 यूनिट आई डायरेक्शन में। तो i कैप जो है यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में, तो 4i कैप। सिमिलरली यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इन j कैप। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। इसको ले लेते हैं P पॉइंट। ये जो है ये बता रहा है इट इज डिनोटिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। विद रिस्पेक्ट टू O उसकी पोजीशन बता रहा है। तो इस वेक्टर को, आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसकी पोजीशन किस, कौन से रेफरेंस से बता रहे हैं, कार्टेशियन, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो और इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा -1, -2, -3। और हमारे पास वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इसको ले लेते हैं R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो और R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास -3i कैप प्लस 2j कैप। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसको ले लेते हैं P डैश पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट P डैश। ठीक है,
पोजीशन ऑफ पॉइंट पी डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और मैंने ये बताया था कोई भी वेक्टर है उसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो लेंथ बता देता है। लेंथ मतलब ये कितनी दूरी पे है, लेंथ बता देगा इस वेक्टर की। तो हम वेक्टर लेक्चर में देख चुके हैं, वेक्टर वाले वीडियोस में। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कब हम चीज़ों को मोशन में बोलेंगे। जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था कि मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मोशन और रेस्ट को देखते हैं। तो पहले देखते हैं मोशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म पे। तो मेरे पास फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मैंने ले लिया अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसको लाइंस लगा देते हैं। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुई और ये वाई एक्सिस हुई। और एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर होता था, आई, और इस डायरेक्शन में क्या होता था, जे यूनिट वेक्टर होता था। ठीक है, अब हमें बोलते हैं कि पहले टाइम t इक्वल टू 0, अब मोशन करवा रहे हैं किसी चीज़ का। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 में कोई एक ऑब्जेक्ट p यहाँ था। कौन से टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे। और कुछ टाइम के बाद वो मूव किया, कुछ इस तरीके से मूव किया और वो आ गया इस पॉइंट पे। मूव करके वो इस पॉइंट पे आ गया। तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, मतलब पोजीशन चेंज होगी। तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर और ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, एट टू, इसको नोटेशन भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अभी क्या है, ये ले लो P डैश पॉइंट, ठीक है। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 i कैप प्लस 2 j कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P पॉइंट का, दैट इज टाइम t इक्वल टू 0 में। फिर वो ऑब्जेक्ट मूव किया विद टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव किया मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो पोजीशन चेंज करी तो वो हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ P डैश, ये क्या हो जाएगा, 5i कैप 3j कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से टाइम पे हुआ, t इक्वल टू कुछ टाइम t में, t इक्वल टू कुछ टाइम t में। ठीक है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, इसीलिए हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट P इज इन मोशन, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अभी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख देते हैं, अब रेस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। रेस्ट, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इसको ले लेते हैं
इफ दी ऑर्डिनेट, अब ऑर्डिनेट क्या है, जो ये पॉइंट हैं, ये जो P का जो पॉइंट आया ये क्या होगा, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पर P डैश का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट हुआ। तो ऐसे लिखते हैं हम, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज with respect to time from particular frame of reference। जैसे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा या रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से क्या है, इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से क्या है, ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा के यहाँ लिखते हैं रेफरेंस, पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, सच ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।